नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वर्ड स्टडी पीके में। आज मैं आपके लिए करंट अफेयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो कि आपको परीक्षा में यहाँ से ज़रूर आपको मिल ही जाएंगे। चलिए आइए बिना वक्त गवाए चलिए देखते हैं पहला प्रश्न आपके सामने ही रखा हुआ है स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है, जो तेलुगु लघु फिल्म है, कौन सी तेलुगु लघु फिल्म स्ट्रीट स्टूडेंट ने, जो एक स्ट्रीट स्टूडेंट है, उसने क्या किया है, NHRC की लघु फिल्म पुरस्कार प्रतियोगिता जीती है। जो प्रतियोगिता है यानी प्रतियोगिता जीतने वाली है वह फिल्म है, कौन सी फिल्म है, फिल्म का नाम है वह है स्ट्रीट स्टूडेंट। कौन है? स्ट्रीट स्टूडेंट यह फिल्म है। इस फिल्म ने कहाँ की फिल्म है? यह तेलुगु लघु फिल्म है। कहाँ की है? तेलुगु लघु फिल्म है। जो NHRC की लघु फिल्म है, कहाँ की है? पुरस्कार प्रतियोगिता इसने जीती है। ये इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट है। जो NHRC है, इसका फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। NHRC द्वारा आयोजित यह प्रतियोगिता में अकुला संदीप की एक तेलुगु फिल्म है। कौन सी है? अकुला संदीप की एक तेलुगु लघु फिल्म है स्ट्रीट स्टूडेंट। कौन सी है? स्ट्रीट स्टूडेंट। शिक्षा के अधिकार पर यह मजबूत संदेश के साथ एक गली में रहने वाले की कहानी को दर्शाती है। क्या है? जो ये फिल्म है, इसमें शिक्षा के ऊपर की शिक्षा के अधिकार के ऊपर मजबूत संदेश है। इसमें क्या है? शिक्षा के अधिकार के ऊपर मजबूत संदेश है और एक गली में रहने वाले की कहानी के ऊपर यह फिल्म दर्शाई गई है। किसके ऊपर? एक गली में रहने वाले के ऊपर यह फिल्म दर्शाई गई है। फिल्म का टाइटल है स्ट्रीट स्टूडेंट। क्या है? स्ट्रीट स्टूडेंट। इसका अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो अकुला संदीप की स्ट्रीट स्टूडेंट की 7वीं शॉर्ट फिल्म है। कौन सी फिल्म है? 7वें नंबर की शॉर्ट फिल्म है। 7वीं शॉर्ट फिल्म है। अवार्ड प्रतियोगिता में 2 लाख रुपए के प्रथम पुरस्कार के लिए चुना गया है। कितने लाख के लिए चुना गया है? 2 लाख रुपए की प्रथम पुरस्कार के लिए चुना गया है। किसे चुना गया है? वह स्ट्रीट स्टूडेंट फिल्म को चुना गया है। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट है। यह तेलुगु में, कहाँ पर? यह तेलुगु में, अंग्रेजी में उपशीर्षक के साथ है। किस में है? तेलुगु और अंग्रेजी में उपशीर्षक के साथ है। इसमें अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, फिल्म शिक्षा के अधिकार और समाज को इसका समर्थन करने की आवश्यकता पर एक मजबूत संदेश भेजने के लिए एक सड़क पर चलने वाले की कहानी दिखाती है। किसको दिखाती है? एक सड़क पर चलने वाले की कहानी दिखाती है। और किसकी? एक मजबूत संदेश भेजने। किसके संदेश है? समाज का इसका शिक्षा के अधिकार पर। इसका अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 1.5 लाख रुपए का दूसरा पुरस्कार किसे मिला है? 1.5 लाख रुपए का पुरस्कार जो मिला है वह है रोमी मेतई को। जो रोमी मेतई है, उससे ये जो कर्फ्यू को जाता है, रोमी मेतई के कर्फ्यू को जाता है। कितने लाख का है? यह 1.5 लाख रुपए का पुरस्कार है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न रखा है, भारत और श्रीलंका। जो भारत है, उसने श्रीलंका को कोविड-19 की सहायता के रूप में भेजी कितनी? 1 लाख रेड किट। जो 1 लाख रेड किट है वह किसे भेजी है? श्रीलंका को भेजी है। किसने भेजी है? भारत सरकार ने श्रीलंका को कोविड-19 की सहायता के लिए, कोविड-19 की सहायता के लिए रूप में भेजी गई 1 लाख रेड किट। ये आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से भी। ये इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट है, भारत ने 4 फरवरी 2022 को, कब? 4 फरवरी 2022 को कितने? 1 लाख रैपिड एंटीजन सेल्फ टेस्ट किट की डिलीवरी शुरू करके श्रीलंका को अपनी कोविड-19 सहायता जारी की है। इसमें अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, श्रीलंका के कोलंबो में भारतीय उच्च आयोग ने यह जानकारी दी है। भारतीय उच्च आयोग ने श्रीलंका के कोलंबो में, कहाँ पर दी गई है? श्रीलंका के कोलंबो में भारतीय उच्च आयोग की यह जानकारी दी गई है। इसका अगले इम्पोर्टेंट फैक्ट की ओर चलते हैं। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट रखा है इसमें। फैक्ट है, श्रीलंका द्वारा यह गंभीर वित्तीय संकट का सामना है
करने की वजह से भारत ने यह कदम उठाया है और वित्तीय बाधाओं को दूर करने के में मदद करने के लिए एक द्वीप राष्ट्र को, क्या है, जो श्रीलंका है वह क्या है, एक द्वीप राष्ट्र को इतने बिलियन अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया है। कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर देगी जो भारत सरकार है, वह सहायता किसकी कर रही है, श्रीलंका। वह श्रीलंका है क्या, एक द्वीप राष्ट्र है, उसको 2.415 बिलियन, कितनी बिलियन डॉलर, कौन से डॉलर, अमेरिकी डॉलर देने की वादा किया है। चलिए आइए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जो पांचवी स्कॉर्पियंस है, जो कौन सी है, पांचवी स्कॉर्पियंस पनडुब्बी वगीर की पहली समुद्री परीक्षण यात्रा शुरू हुई है। क्या हुआ है, ये आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ये चित्र के माध्यम से देखिए आप, ये चित्र के माध्यम से देखिए, ये क्या है, ये वह पनडुब्बी है, कौन सी है, स्कॉर्पियन पनडुब्बी है, कौन सी है, जो 5वें नंबर की है। कितने नंबर की है, 5वें नंबर की है। कौन सी है, स्कॉर्पियन पनडुब्बी है। और यह बगीर की पहली, कैसी, बगीर की पहली समुद्री परीक्षण यात्रा है। बगीर की पहली समुद्री परीक्षण यात्रा भी है और 5वें नंबर की भी है। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट सामने ही रखे हैं। पहला इम्पोर्टेंट फैक्ट है भारतीय नौसेना की ब्रांड, ये किसकी है, भारतीय नौसेना की ब्रांड नई पनडुब्बी वगीर। इसका नाम क्या है पनडुब्बी का, इसका नाम है वगीर। वगीर नामक 6 फ्रांसीसी डिजाइन स्कॉर्पियन श्रेणी की, कैसी है, स्कॉर्पियन श्रेणी की है। किसकी है, स्कॉर्पियन श्रेणी की है। पनडुब्बी में से 5वीं अपनी पहली समुद्री उड़ान पर रवाना हुई और अब इस साल में नौसेना को सौंपे जाने से पहले इसका कठोर परीक्षण किया जाएगा। नौसेना को देने से पहले इसका कठोर परीक्षण किया जा रहा है। चलिए आइए देखते हैं इसके और इम्पोर्टेंट फैक्ट। फ्रांस के नौसेना समूह के सहयोग में मझगांव डाक, क्या है, मझगांव डाक, कौन सा डाक है, मझगांव डाक, यस शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL द्वारा इसके निर्माण के दौरान पनडुब्बी नामित यार्ड 11879 यानी कि 11,869 की सेवा में शामिल होने के बाद बगीर नाम दिया गया। जो बगीर नाम दिया गया किस किस में शामिल होने के बाद दिया गया है, मंझाव डाक शिपयार्ड MD द्वारा इसके निर्माण के, किसके, इसके निर्माण के दौरान पनडुब्बी नामित यार्ड 11,879 को सेवा में शामिल होने के बाद बगीर नाम दिया गया। चलिए आइए देखते हैं इसके और अगला प्रश्न रखा है। अगला प्रश्न है जनवरी 2022 में, कब, जनवरी 2022 में भारत की बेरोजगारी दर घटकर हुई है, कितनी हुई है, कितनी हो गई है, भारत की बेरोजगारी घटकर 6.57% हो गई है, इतनी घट गई है। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की ओर चलते हैं। इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट भी है, इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया गया है। फैक्ट है सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग, जो सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी है यानी कि CMIE के अनुसार जनवरी 2022 में भारत की बेरोजगारी दर गिरकर 6.57% हो गई है, जो मार्च 2021 के बाद सबसे कम है। क्या है, जो मार्च 2021 के बाद सबसे कम है। इसमें अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया है जनवरी में शहरी भारत में बेरोजगारी 8.17% थी, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में यह सबसे कम 5.84% थी। कितनी थी, 5.8% थी। इसमें अगला है तेलंगाना ने जनवरी में सबसे कम बेरोजगारी दर कितनी, 0.7% दर्ज की है। इसके बाद गुजरात ने 1.2% का स्थान रहा है। पहले नंबर पर कौन है, पहले नंबर पर है तेलंगाना राज्य। तेलंगाना राज्य की बेरोजगारी दर है वह है 0.7% और दूसरे स्थान पर है गुजरात राज्य। गुजरात राज्य की 1.2% रहा है। चलिए आइए देखते हैं इसकी अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रश्न रखा है भारत सरकार ने अतिरिक्त प्रभार पर, कितना,
अतिरिक्त प्रभार पर सोनाली सिंह को लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए नियुक्त किया है। सीजीए किसे नियुक्त किया है? सीजीए होता क्या है? लेखा महानियंत्रक। जो लेखा महानियंत्रक होता है उसी को हम सीजीए कहते हैं। लेखा महानियंत्रक को अतिरिक्त प्रभार के रूप में किसे सौंपा है? वह है सोनाली सिंह। ये आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं सोनाली सिंह को। ये सोनाली सिंह हैं। इनको क्या चुना गया है? जो इनको चुना गया है अतिरिक्त प्रभारी के रूप में लेखा महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। सीजीए का पद इनको नियुक्त किया है। चलिए देखते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट। भारत सरकार ने 1 फरवरी 2022 से वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग के तहत लेखा महानियंत्रक सीजीए का अतिरिक्त प्रभार संभालने के लिए सोनाली सिंह किसे चुना गया है? ये आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ये है सोनाली सिंह। सोनाली सिंह को नियुक्त किया है। इसमें अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उन्हें दीपक दास के स्थान पर, किसके स्थान पर? दीपक दास के स्थान पर नियुक्त किया जा गया है। किसके स्थान पर किया है? दीपक दास के स्थान पर नियुक्त किया गया है, जो 31 जनवरी 2022 को सेवानिवृत्त हुए हैं। और जो कब हुए हैं? वह अभी हुए हैं 31 जनवरी को। कब हुए हैं? 31 जनवरी 2022 को सेवानिवृत्त हुए हैं। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसकी और जानकारी जो परीक्षा उपयोगी है। अगली जानकारी इसी की है। जानकारी है सोनाली सिंह जो हैं भारतीय सिविल लेखा सेवा यानी ICAS की 1987 बैच के अधिकारी हैं। कितने बैच के हैं? 1987 बैच की क्या है? अधिकारी हैं। कौन है? वह हैं, कौन है? सोनाली सिंह। कौन है? सोनाली सिंह कौन से बैच की हैं? 1987 बैच की हैं और सिविल सेवा लेखा यानी कि ICAS की अधिकारी हैं। इसमें अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वह अक्टूबर 19 से अतिरिक्त लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यरत हैं। कब से हैं? 2019 से, अक्टूबर 2019 से अतिरिक्त लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यरत हैं। इसमें अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है इससे पहले उन्होंने केंद्रीय सतर्कता आयोग में अतिरिक्त सचिव के रूप में भी काम किया है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है सौरव गांगुली दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है। किसने रखी है? वह है सौरव गांगुली ने। सौरव गांगुली ने यह कहाँ रखी है? यह राजस्थान राज्य में रखी है। आधारशिला कहाँ पर रखी है? राजस्थान में रखी है। किसने रखी है? वह है सौरव गांगुली ने। सौरव गांगुली ने दुनिया के तीसरे सबसे बड़े, कितने नंबर का है? तीसरे नंबर का है यह सबसे बड़ा स्टेडियम। ये आप देख सकते हैं स्टेडियम चित्र के माध्यम से। ये है स्टेडियम जो बना है, तीसरे नंबर का स्टेडियम है। कहाँ पर बनाया जा रहा है? वह है राजस्थान राज्य में। राजस्थान राज्य में बनने वाला है। और राजस्थान राज्य में भी कहाँ बनेगा? जयपुर पर। कहाँ? जयपुर में। कहाँ बनेगा? जयपुर में यह बनेगा। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा उपयोगी हो सकते हैं। फैक्ट दिया हुआ है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, और BCCI अध्यक्ष कौन हैं? सौरव गांगुली। जो BCCI अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में दुनिया के जो जयपुर है राजस्थान में एक जगह है जयपुर में तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है। कितने नंबर का है? यह तीसरे नंबर का है। दुनिया में तीसरे नंबर का यह स्टेडियम है जिसकी आधारशिला रखी है। इसमें अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जयपुर का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भारत का दूसरा सबसे बड़ा, भारत का कितने नंबर का है? भारत का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा, दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। जो भारत में दूसरे नंबर का है, दुनिया में तीसरे नंबर का है, यह स्टेडियम भारत में दूसरे नंबर का होगा और दुनिया में तीसरे नंबर का होगा, सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसके और जानकारी है। जयपुर में कितने एकड़ में बनाई जा रही है? यह 100 एकड़ में।
100 एकड़ से अधिक भूमि पर जयपुर और दिल्ली बाईपास पर, कहाँ पर, जयपुर से दिल्ली बाईपास पर राजस्थान क्रिकेट अकादमी आरसीए द्वारा नया अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाया जाएगा। इसी में अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, स्टेडियम में 75,000 दर्शकों, कितने दर्शक होंगे, 75,000 दर्शकों की बैठने की क्षमता होगी। इसमें अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वर्तमान में अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम, कौन सा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये आप गलती से इधर हो गया, अभी देखना कौन सा है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो अहमदाबाद में बना है, कौन सा है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, पूर्व मोटेरा स्टेडियम। इसका पूर्व नाम क्या है, इसका पूर्व नाम मोटेरा स्टेडियम। 1,32,000 दर्शक कितने हैं इसमें, 1,32,000 दर्शक की क्षमता वाला दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। यह दुनिया का जो है सबसे बड़ा स्टेडियम है। दर्शकों के मामले में कितने दर्शक हैं, 1,32,000 दर्शक इसमें एक साथ बैठते हैं। कितने दर्शक, 1,32,000 बैठने की क्षमता है। इसमें अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया, कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड यानी MCG है, जिसमें क्या है, जिसमें 1,24,000 दर्शक, कितने, 1,24,000 दर्शकों की क्षमता है। ये आपकी थी पूरी जानकारी। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न रखा है, अगला प्रश्न है दिनेश प्रसाद सकलानी। जो दिनेश प्रसाद सकलानी हैं वह NCERT के नए निदेशक बने हैं। ये आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से, ये हैं दिनेश सकलानी जी, दिनेश प्रसाद सकलानी, ये चित्र के माध्यम से देख लीजिए आप। ये दिनेश प्रसाद सकलानी जी हैं, जो क्या है, NCERT, किसके, NCERT के नए निदेशक बने हैं, नए निदेशक बने हैं। इन्होंने पदभार संभाला है नए निदेशक का। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसकी इम्पोर्टेंट जानकारी। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT का नए निदेशक के रूप में चुना गया है या लिया गया है। इसमें इसी का इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उन्होंने किसकी जगह या किन्होंने इसकिस स्थान पर लिया है, उन्होंने ऋषिकेश सेनापति, जो उन्होंने ऋषिकेश सेनापति का स्थान लिया है। इससे पहले जो NCERT के नए निदेशक थे वह कौन थे, वह थे ऋषिकेश, कौन थे, ऋषिकेश सेनापति, कौन थे, ऋषिकेश सेनापति। उन्होंने, जिन्होंने 1 साल पहले अपना कार्यकाल समाप्त किया, इन्होंने क्या किया, 1 साल पहले अपना कार्यकाल समाप्त किया था। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, नए निदेशक को पदभार ग्रहण करने के लिए तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक या अगले आदेश तक, क्या, अगले आदेश तक जो भी पहले हो तक के लिए नियुक्त किया जाएगा। इससे पहले जो भी पहले हो जाएगी उसके लिए नियुक्त किया जाएगा, या फिर 65 वर्ष हो गई तो ये अपना इस्तीफ़ा दे देंगे, या 5 वर्ष हो जाएंगे तो इस्तीफ़ा दे देंगे। इसमें अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, प्रोफेसर सकलानी को 2005 में ऐतिहासिक लेखन के लिए पंजाब कला और साहित्य अकादमी जालंधर द्वारा विश्व अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनको ये सारे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ना होकर इसमें इसी का इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट और दिया है। इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, नए निदेशक, नए निदेशक उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय और हल्द्वानी की अकादमी परिषद के सदस्य हैं। यह कि जो हैं नए निदेशक उत्तराखंड के हैं, मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी की अकादमी परिषद के सदस्य हैं। इसी में अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, प्रोफेसर सकलानी भारतीय इतिहास कांग्रेस, उत्तराखंड इतिहास और संस्कृति संघ और बुक क्लब IIAS शिमला के आजीवन सदस्य भी हैं। और जो ये जो हैं यह क्या हैं, आजीवन सदस्य हैं। कौन, प्रसाद सकलानी जी। प्रसाद सकलानी जी आप जिस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, यह प्रसाद सकलानी जी, यह क्या हैं, यह आजीवन के लिए, किसके लिए, IIAS शिमला आजीवन के सदस्य भी हैं। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न रखा है शांत श्री पंडित। जो शांति श्री पंडित हैं जेएनयू की पहली महिला कुलपति बनी है। ये आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से, ये हैं शांति श्री पंडित। ये शांति श्री पंडित हैं, यह जेएनयू की पहली महिला कुलपति बनी है। पहली महिला कुलपति के रूप में इन्होंने यह किया, पदभार लिया है। किसने? ये शकुंतला जो शांति श्री पंडित जी हैं। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय MOE ने 7 फरवरी 2022 को, कब? 7 फरवरी 2022 को प्रोफेसर शांति श्री धूलीपुंडी पंडित को, किसको? धूलीपुंडी पंडित को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया है। इसे क्या किया है? दिल्ली की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया है। इसी में अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यह 59 वर्षीय पंडित 5 साल की अवधि के लिए कार्यकाल संभालेंगी। यह 59 वर्ष की हैं पंडित जी और 5 साल की अवधि के लिए कार्यकाल को संभालेंगे। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अश्विनी वैष्णव जी हैं नीति आयोग के फिटनेस ओपन समिति का शुभारंभ किया। ये आप देख सकते हैं अश्विनी वैष्णव को। ये अश्विनी वैष्णव जी हैं, ये आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। इनका नाम ये लिखा है अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव जी जो हैं वह नीति आयोग के फिनटेक नीति आयोग के फिनटेक ओपन समिति का शुभारंभ किया है। इसमें चलिए आइए देखते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया है। नीति आयोग ने फ़ोनपे, AWS और EY के सहयोग से 7 से 28 फरवरी के बीच 3 सप्ताह तक चलने वाले वर्चुअल समिट फिटनेक ओपन का आयोजन किया है। इसी में अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, केंद्रीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विन वैष्णव। जो अश्विन वैष्णव जी हैं वह क्या क्या हैं आप बता दें। वह हैं केंद्रीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रह चुके हैं। यह मंत्री के शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। किसने? अश्विनी वैष्णव ने शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट है, शिखर सम्मेलन में स्टार्टअप द्वारा बनाए गए शिखर सम्मेलन में स्टार्टअप द्वारा बनाए गए नवाचारों को सामना की गई चुनौतियों का प्रकाश डालने पर हुई गहन बातचीत, गहन वार्तालाप, वेबिनार आदि होंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट भी कर दीजिए, शेयर तो आप अवश्य कर दीजिए। अगर आप सबने मेरा विनम्र निवेदन है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। कृपया करके आप सभी लोग शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।